सैरोगेसी को लेके एक पिटीशन डलती है कपल के द्वारा। अब देखो, एक प्राइमरी किड होता है, एक सेकेंडरी किड होता है। प्राइमरी मतलब वो जो फर्स्ट डिलीवरी के थ्रू पैदा हुआ था, सेकेंडरी मतलब दूसरा बच्चा आ गया, टर्शरी तीसरा आ गया। ऐसे ऐसे ये चेन चलती जाती है, कहीं पे क्वार्टनरी बन जाता है एंड ऑल। तो यहाँ पे एक पिटीशन जाती है एक कपल के एंड से। उनको अपना दूसरा बच्चा करना था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन उनको सैरोगेसी के लिए ऑप्ट करना पड़ा। पर सैरोगेसी तो अलाउड ही नहीं है। अगर आपके पास एक बच्चा है तो आप सैरोगेट मदर्स को नहीं लेके आ सकते कि हमें सैरोगेसी करवानी है। पर उसके लिए आपको पहले सैरोगेसी पता होना चाहिए। और जो सैरोगेसी को लेके एक्ट आया था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक्ट आया था कि कैसे उस टेक्नोलॉजी को यूज करा जा सकता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर पिटीशन कुछ नहीं है। वहां पे आपने आर्टिकल नंबर 14 विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और उसी का एक 2017 में एडिशन हुआ था पुट्टा स्वामी जजमेंट से। पुट्टा स्वामी जजमेंट ने क्या बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट है। तो वो दो आर्टिकल आपको जोड़ने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सैरोगेसी वाले आर्टिकल के साथ। पर उसके लिए पहले आपको बेस जानना पड़ेगा। तो चार तरह की सैरोगेसी आती है। नंबर वन इज ट्रेडिशनल सैरोगेसी। आपने एक मूवी देखी होगी, वो प्रेटिजिंटा वगैरह की आई थी, चोरी चोरी चुपके चुपके करके। वो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस की एडिशन हो जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी हम यूज करने चलते हैं। जेस्टेशनल की एंट्री हुई। उसके बाद एल्ट्यूरिस्टिक आती है, देन कमर्शियल आती है। वन बाय वन सारी समझाती हूँ। सबसे पहले ट्रेडिशनल सैरोगेसी। ट्रेडिशनल सैरोगेसी से पहले आपको पता है, जब भी कोई बेबी प्रोड्यूस करना है तो वहां पे एक मेल रिक्वायर्ड है एंड एक फीमेल रिक्वायर्ड है। मेल के केस में आएंगे स्पर्म्स और फीमेल के केस में आएंगे ओवम, या फिर जिसे एग भी कहते हैं। जब दोनों की फ्यूजन होती है तब जाके क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है, मान लो मेल्स के केस में स्पर्म्स प्रॉपरली नहीं बन पा रही हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा इंडीड जो जाइगोट था। वैसे अगर कोई एरर फीमेल के केस में आता है, यानी कि एग नहीं बन पा रहा है, तो अकेला स्पर्म्स के साथ भी ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो मतलब एक जो पार्टनर है यहाँ पे वो कैसा है नेचर में, इनफर्टाइल वर्ड भी यूज करते हैं, पर इसके लिए बेटर वर्ड इज स्टराइल। ह्यूमंस के लिए हम स्टराइल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही शब्द यूज कर लेते हैं। तो मतलब अगर कपल में से एक भी पार्टनर ऐसा है जो स्पर्म या फिर ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसके इसमें जाइगोट नहीं बनेगा। इन शॉर्ट वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आया था सैरोगेट मदर्स का। अब पहले क्या होता था, मान लो जो फीमेल है वो एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, पर जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो दूसरी शादी कर लेते थे कि चलो वहां से बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अगर तो शादी कर ली तो रिश्ते को नाम मिल गया। पर वहीं पे अगर किसी मदर को लेके आए कि हमने सिर्फ आपसे बच्चा ही लेना है, तो उस केस में जो मेल है उसके जो स्पर्म्स हैं वो जाएंगे सैरोगेट मदर के पास। तो एग किसका यूज हुआ यहाँ पे, सैरोगेट मदर का, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इनफर्टाइल था। या फिर और जो रीजन होंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हुए। पहली जो कंडीशन बनी, मेल के स्पर्म्स है और फीमेल यहाँ पे सैरोगेट मदर है, तो यहाँ पे जो डीएनए आएगा बच्चे का वो किस किस का होगा, एक तो कपल में से जो इंटेंडेड फादर थे उनका, और जो सैरोगेट मदर थी जिनका एग यूज हुआ उनका। मतलब जेनेटिकली ये बच्चा किस किस का हुआ, जो इंटेंडेड कपल में से मेल था और जो सैरोगेट मदर आप लेके आए थे, तो उनका वो इंटेंडेड बच्चा आगे पैदा होगा। मतलब फीमेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। ये ट्रेडिशनल मेथड थे। अब कपल्स में एक वॉइस रेज करती है कि यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है सारी चीज, कि जो जेनेटिकली बच्चा है वो तो सैरोगेट मदर का है। कई बार मूवी में जैसे दिखाया था कि सैरोगेट मदर कल को बोलती है कि ये बच्चा तो मेरा है, मैंने इसको जन्म दिया है, उसकी ममता जाग जाती है। तो वो चीजें ना हो, तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है, जिसमें आपने एक मेथड सुना होगा, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो यानी कि बाहर फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी। ट्रेडिशनली कैसे होती है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, पर यहाँ पे बाहर करवाई जाएगी, यानी कि लेबोरेटरीज में करवाई जाएगी। अब इस केस में हो सकता है जो मेल है उनके स्पर्म नहीं बन रहे, तो यहाँ पे कौन आएगा, डोनर मेल, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व होगी। दूसरी केस क्या बन सकती है कि फीमेल है वो एग यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे कौन आएगी, डोनर फीमेल आएगी। चलो इनको डोनर मिल गए। और भी कंडीशन बन सकती है कि दोनों के स्पर्म एंड एग तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर जो फीमेल का यूट्रस है वो वायबल नहीं है उस बच्चे को होल्ड करने के लिए या कंसीव करने के लिए। जब आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी डिटेल में साइंस में पढ़ लेना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ओवम जब चलता है तो एक ट्यूब आएगी, फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब के ही अंदर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। कई बार यहाँ पे ही गड़बड़ हो जाती है, तो अगेन मतलब फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ओवम तो बन रहा था, पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है। वो आ गया कबूतर पीछे, उसको भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब हम कंडीशन लेके चलेंगे इनफर्टाइल।
वो जो इंटेंडेड कपल है, मेल है, फीमेल है, फादर है, मदर है, वो अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, पर दोनों के पास क्या है? स्पर्म एंड ओवम। तो अब ये स्पर्म एंड ओवम मेल से भी एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे, फीमेल से भी एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे, और इनको ले जाएंगे लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में जाके क्या करवाई जाएगी? फर्टिलाइजेशन। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन थी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर करवाई गई, लेबोरेटरी में करवाई, डॉक्टर की प्रेजेंस में हुई। यहां तक स्टोरी क्लियर? ये आईवीएफ का कॉन्सेप्ट आया। तो ट्रेडिशनल तो बिल्कुल जनरल था। दूसरा जो आपने जेस्टेशनल पढ़ा, उसको आप पिक्चर में डिफरेंशिएट करने की ट्राई करना। पहली तो नॉर्मल थी, यहाँ पे देख लो जो जेनेटिक आ रहा है बेबी का, वो सेरोगेट मदर का आ रहा है, एक्टिव रोल है। अब यहाँ पे आईवीएफ की एंट्री हो चुकी है, जेस्टेशनल सेरोगेसी, क्योंकि जो इंटेंडेड कपल है वो चाहता है कि हमारे ही जीन्स हमारे बच्चे के अंदर दिखाई दें। तो यहाँ पे आप सेरोगेट मदर के अंदर क्या करेंगे? जो सेरोगेट मदर के अंदर यूट्रस के अंदर एग होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और वहां पे क्या डाल दिया जाएगा? ये जो बाहर फर्टिलाइजेशन करवाई थी, वो जाइगोटिक स्टेज में भी डाला जा सकता है, एम्ब्रियो में भी डाला जा सकता है। जेफी आप पढ़ेंगे, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, इन्फांट। ये तो साइज बड़ा होता जाएगा, तो इसको तो आप नहीं डाल सकते दोबारा से, वो बाहर ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पर ये वाली जो स्टेजेस होती हैं उनको डाला जा सकता है। तो जेस्टेशनल सेरोगेसी में किसकी एंट्री हुई? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुई यहां तक स्टोरी? नहीं तो वो पिटिशन समझ नहीं आएगी वो क्या बोल रहे थे। ये थी आपकी जेस्टेशनल सेरोगेसी, मतलब इंटेंडेड कपल के ही स्पर्म्स हैं, और जो फीमेल थी उसके ही ओवम है। जेनेटिकली अब ये बच्चा किसका है? डोनर जो कपल था उसका है, मतलब सैरोगेट मदर का जो एग था उसको तो रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे क्या ऐड कर दिया? जाइगोट, जो कि ऑलरेडी लैब के अंदर फ्यूज करवा दिया था। पर इनको कई बार बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो भी बच्चे के अंदर दिखाई देता है। तो ये जो बच्चा पैदा होगा, ये 3 पेरेंट्स का बच्चा निकल के आता है, पर वो उतने ज्यादा डोमिनेटिंग जीन नहीं होते, थोड़े से कैरेक्टर सैरोगेट मदर के भी आ जाते हैं। यहां तक स्टोरी क्लियर? ये तो सैरोगेट मदर थी ना, ये कंसीव नहीं कर पा रही थी फीमेल। जो स्पर्म एंड ओवम है वो उसी इंटेंडेड कपल के हैं जिनको बच्चा चाहिए, लैब में जाके फ्यूज करवा दिया। किसका? नहीं, मैंने कंडीशन चेंज कर दी ना कि अभी दोनों काम कर रहे हैं, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन जो ओवरी है वो ओवम तो बना पा रही है, पर वो आगे फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, तो वहां से ओवम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आईवीएफ का यूज हुआ, सेरोगेट मदर के अंदर वो जाइगोट डाल दिया गया, क्योंकि यूट्रस भी वायबल नहीं था कि वो बच्चे को होल्ड करके रख सके। तो यहाँ पे जो वूम है वो किसी और मदर का यूज करा गया है, पर जेनेटिकली अब आप देखोगे तो वो बच्चा किसका है? इसी कपल का है जो इंटेंडेड कपल था। अब लग गया पता? आईवीएफ की एंट्री हुई, सेरोगेट मदर, माइटोकॉन्ड्रिया का एक एक्टिव रोल आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल आपको सेरोगेट मदर्स का भी देखने को मिलता है। तो 3 पेरेंट बेबी भी बोल देते हैं ऐसे बच्चों को जो सेरोगेसी के जरिए प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अब पैसों की बात आती है, जैसे आपने सुना होगा 2000 के बाद क्या हुआ था इंडिया के अंदर, आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी इमरजेंस में आई कि बाहर भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, और जो इनफर्टाइल कपल हैं वो अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका हुआ मिसयूज, इंडिया के अंदर फॉरनर्स आने लगे और उन्होंने बोला यहाँ पे तो आईवीएफ सस्ती हो जाती है, अपने को फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होगा, और सैरोगेट मदर्स इजीली अवेलेबल थी। जो यहाँ पे सैरोगेट मदर्स हुआ करती थी, लड़कियां थी, औरतें थी, उनको बेबी चैम्बर्स में रख दिया जाता था, बहुत बुरी हालत हुआ करती थी उनकी, मतलब वो टेन्योर जैसे ही कंप्लीट हुआ कि आप अपनी डिलीवरी से रिकवर हो चुकी हैं, दोबारा से बेबी उनको कंसीव करवा दिया जाता था। एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हुई फीमेल्स की। 2008 में एक केस आता है, आपने एक मूवी भी देखी होगी इससे रिलेटेड, मिमी करके एक मूवी आई थी, कृति, हाँ, तो वो वाली जो मूवी थी उसमें क्या हुआ, वो जो इंटेंडेड कपल बाहर से आया था, पैसे का लालच दिया, कितना पैसा मिलेगा, वो जो मझौलिया था बीच में मीडिएटर, उसको भी लालच आ गया कि यहाँ पे तो मजे लगे बिना कुछ करे, बस एक बच्चा रखना है तेरे को और इतना पैसा बन जाएगा अपने को। पर एंड में क्या हुआ, वो चले गए वहां से, और जब चले जाते हैं तो बच्चा किसके पास रह गया? उसी सैरोगेट मदर के पास। सेम स्टोरी 2008 में इंडिया में होती है। यहाँ पे एक जापानीज कपल आता है जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, पर कई कल्चर्स में आपको पता है अलाउड होता है कि आप शादी से पहले भी बच्चा कंसीव कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी में देखोगे नहीं अलाउड होता, तो मल्टीपल फैक्टर्स आगे वो सोसाइटल लेवल पे हैं। अब क्या हुआ, जो जापानीज कपल था वो इंडिया आता है कि यहाँ पे आईवीएफ सस्ते में निकल रहा है, हम सैरोगेट मदर लेंगे और अपना जो स्पर्म एंड ओवम है उनको डोनेट करेंगे, और जो सैरोगेट मदर होगी उसके यूट्रस में डलवा देंगे। अब वो आए, बीच में उनकी लड़ाई हो जाती है, शादी भी उन्होंने करी, बीच में लड़ाई हुई, डाइवोर्स भी कर लिया। सोचो अभी बच्चा भी नहीं आया, वो डाइवोर्स भी हो चुका है, अब वो चले जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए ये बच्चा, वो चले गए, तो वो पीछे जो सैरोगेट मदर रहेगी, उधर से फिर पिटीशन रेज हुई कि इनके लिए भी लॉ बनना चाहिए, सैरोगेट जो मदर्स थी। अब उसकी दादी आती है बाद में, वो जो कपल गया था वहां पे, वो दादी उस बच्चे को ले भी गई थी क्योंकि हाईलाइट बहुत ज्यादा हो गया था केस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहीं से फिर लॉज आने शुरू होते हैं, पर लॉज बनाने में भी टाइम लग गया। 2008 का केस था,
9, 10, 11 टाइम बीता, 2021 में जाके एक्ट्स आने लगे जिसमें एक्चुअल में सैरोगेट मदर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ऐसी एक्सप्लॉइटेशन दोबारा से ना हो, उसको लेके 2021 के एक्ट आते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, वहां पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आपको डॉक्टर हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन करवाने में, फर्टिलाइजेशन करवाने में, तो उसको ART भी बोल देते हैं, असिस्टेड हेल्प करना, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, डन। उसी का एक पार्ट आईवीएफ भी आ जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो एक्ट आया वो सैरोगेसी को लेके आया, उसके ऊपर कैसे रेगुलेशन रखनी है, कितनी एज इंटेंडेड कपल की होनी चाहिए, कितनी एज सैरोगेट मदर की होनी चाहिए, क्या कंडीशन है कि आप सैरोगेट मदर को लेके आ सकते हो कि हम इनसे ही बच्चा यहाँ पे पैदा करवाएंगे, तो उसके लिए इनफर्टाइल वर्ड यूज कर दिया गया। वो सारे एक्ट 2021 में आए। अभी उसी एक्ट को चैलेंज करा था इस कपल ने, जो मैंने बात बताई कि वो दूसरा बच्चा चाहते हैं पर ड्यू टू सर्टेन रीजन वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें सैरोगेट मदर मिल जाती। ये पिटीशन का बेस था। अब इसी में दो फॉर्म्स आएंगी। ये तो आपने मैकेनिज्म समझे कि ये सैरोगेसी करवाई कैसे। अब इसमें दो फॉर्म्स हैं, एल्ट्यूरिस्टिक और जो चौथी आती है वो है कमर्शियल। कमर्शियल सैरोगेसी इंडिया में अब पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है कि पैसे के लिए आप सैरोगेट मदर नहीं बनोगे। एल्ट्यूरिस्टिक का मतलब है कि आप रिश्तेदार होने चाहिए जिस इंटेंडेड कपल को बच्चा चाहिए, और आपको सिर्फ जो हेल्थ का बेनिफिट है, पैसा वगैरह मिलेगा, वो तभी तक मिलेगा जब तक आप बच्चे को डिलीवर नहीं करते और रिकवरी टाइम आपका है। उसके बाद आपको कोई भी वहां पे मॉनेटरी हेल्प नहीं दी जाएगी कपल के द्वारा। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया कि आप एक एम्पैथेटिक होके, वो जो फीमेल है सैरोगेट मदर है, वो एम्पैथी शो करके उनको इंटेंडेड कपल को बच्चा यहाँ पे देगी, तभी रिश्तेदार बोल दिया, क्लोज फ्रेंड हो सकती है, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करी जाएगी। एक्सप्लॉइटेशन कहाँ पे हो रही थी सबसे ज्यादा? कमर्शियल सैरोगेसी के अंदर, यहाँ पे फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। अब जो एक्ट है वो इन्हीं के बेसिस पे चलेंगे, ये वाली ध्यान रखना, ये वाली अब अलाउड है इंडिया के अंदर, एल्ट्यूरिस्टिक, जिसमें बोल दिया गया है अगर आप सैरोगेट मदर लेके आते हो तो उनकी पर्टिकुलर एज होनी चाहिए। एज का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ सबसे पहले। एक्ट देखो ध्यान से, एक्ट आया 2021 का रेगुलेशन के लिए, जो इंटेंडेड पेरेंट्स हैं, मतलब वो मेल फीमेल जिनको बच्चा चाहिए पर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी एज सेट कर दी गई, फादर के लिए अलग, मदर के लिए अलग। वैसे ही जो सैरोगेट मदर आएगी जो उनका बच्चा प्रोड्यूस करेगी, उसके लिए भी एज सेट कर दी गई। अब ध्यान से सुनना, ये सवाल बन सकता है, जो इंटेंडिंग मदर है जिसको बच्चा चाहिए पर प्रोड्यूस नहीं कर पाई, उसकी एज होनी चाहिए 23 to 50 ईयर्स। जैसे सिद्धू मूसेवाला, जब उसकी डेथ हुई थी तो उनके पेरेंट्स ने भी बच्चा कंसीव करा था पर उनकी एज एक्सीड कर चुकी थी बियॉन्ड 50 ईयर्स, तो उसी के बाद ये रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट करे गए थे। 23 to 50 ईयर्स ये फीमेल के लिए है, वो इंटेंडेड फीमेल जिनको बच्चा चाहिए। वैसे फादर जो होंगे उनको 26 से 55 साल तक यहाँ पे बोला गया है, वो जो इंटेंडेड फादर है जो बच्चा नहीं कंसीव कर पाए हैं अपनी वाइफ के साथ। उसके बाद आते हैं सैरोगेट मदर कौन होगी। जो सैरोगेट मदर है उसको बोल दिया आप मैरिड होनी चाहिए, और मैरिड के साथ साथ आपकी जो उम्र है वो 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपने मैरिज कर रखी है तो आपका एक बच्चा भी होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसी के बाद ही आप सैरोगेट मदर बन सकते हो। एक पहली कंडीशन सैरोगेट मदर के लिए। दूसरी जो थी वो एक एक्सेप्शनल केस में डाल दी कि अगर कोई सिंगल व्यूमेन है और वो कल को सैरोगेट मदर बनना चाहती है तो उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 35 to 45 ईयर्स का भी कर दिया है। इसमें दो लेडीज यानी कि विडोड या फिर जो डाइवोर्स्ड हैं वो भी सैरोगेट मदर बन सकती हैं, मतलब सिंगल व्यूमेन है, विडो हैं या फिर डाइवोर्स हैं, तो उनके लिए एज का क्राइटेरिया 35 to 45 ईयर्स तक का रहेगा। पहली कंडीशन सैरोगेट मदर के लिए 25 to 35 ईयर्स, पर शर्त क्या है, आपकी शादी हुई होनी चाहिए, आपके पास अपना बच्चा होना चाहिए, और आपकी उम्र 25 से 35 साल की। ये वाला सिर्फ सिंगल वीमेन के लिए है, जो डाइवोर्स्ड है या फिर जो विडो हो चुकी है वो 35 to 45 ईयर्स में भी सैरोगेट मदर बन सकती है। ये रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से है। अब 2020 से पहले भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक कपल था, अगेन उसमें जो फीमेल थी, जो कपल था उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, और एक ही लड़का था उनका, तो डेथ हो जाती है तो उन्होंने ट्राई किया कि दोबारा से कंसीव कर लिया जाए। अब जब कंसीव करा, उम्र 56 के पास फीमेल की पहुंच चुकी थी, तो बड़ी सारी इरेगुलरिटीज आ रही थी, वो प्रॉपर्ली कंसीव नहीं कर पा रहे थे आईवीएफ के थ्रू। अब ये जो एक्ट के रूल्स हैं ये 2021 में जाके आए, तो मतलब जब इम्प्लाई होंगे तो पहले वाले लोगों पे भी होने थे, बाद वाले लोगों में भी होने थे। पर वो जो इंटेंडेड कपल था उन्होंने बोला कि हम 2019 से ट्राई कर रहे हैं, अभी बच्चा नहीं हो पा रहा है, और जब सक्सेसफुल हुआ तो ईयर आ चुका था 2022, और उसी बीच में क्या रूल बन गए थे कि उम्र कितनी होनी चाहिए इंटेंडेड कपल की भी, 26 से 55 मेल की थी, 23 से 50 फीमेल की थी। पर यहाँ पे उल्टा हो चुका था केस, जब 2022 आया उस लेडी की ऑलरेडी एज कितनी हो चुकी थी, 56 ईयर्स, तो रूल के हिसाब से तो ये नहीं कर सकते थे बच्चे को कंसीव, तो इन्होंने भी पिटीशन डाली थी। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि ये जो एक्ट है 2021 के बाद सभी पे इम्पोज होगी, अगर उससे पहले किसी ने
इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम डॉक्टर्स को बता दी थी और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये रूल्स नहीं लगेंगे। तो इससे पहले के जो लोग ट्राई कर रहे थे उनको अलाउ कर दिया गया था, और यहाँ पे 2021 के बाद जिन्होंने फाइंड आउट करा कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रखी है और बच्चा नहीं कंसीव किया जा सकता, तो उनके ऊपर सारे रूल्स इंप्लाई होंगे। आपको एज फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा। लग गया थोड़ा सा पता इसके बारे में? कंफ्यूजिंग है ये, पर एज फैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। तो जो 21 से पहले के लोग थे उनको अलाउ कर दिया, क्योंकि ये पहले से ट्राई करते आ रहे थे, पर 22 में जाके वो सक्सेसफुल हुआ था, तो इन्होंने पिटीशन रेज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 14 का पार्ट है, इक्वली ट्रीट करा जाए, और आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ और साथ में राइट टू प्राइवेसी की बात यहाँ पे करी गई थी। तो पिटीशन जब रेज करी, ज्यादा ही रेज होगी, वो थोड़ा वायलेंट चला गया था काम, तो 2021 से पहले वाले लोगों को ये रिलीव कर दिया गया कि अगर आप पहले से ट्राई करते आ रहे थे तो आपको यहाँ से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। स्टोरी क्लियर यहाँ तक की? ठीक है। अभी पिटीशन करनी है हमने। पहले जो लोग हैं, कपल हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या स्टांस उठाया वो भी पता होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब पिटीशन के बारे में भी समझ लेते हैं। पिटिशनल, जेस्टेशनल, एल्ट्यूरिस्टिक और कमर्शियल। अभी जो चल रही है दैट इज एल्ट्यूरिस्टिक फॉर्म ऑफ सेरोगेसी। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिसेंट ऑब्जर्वेशन आती है अबाउट द लीगैलिटी ऑफ सेरोगेसी, मतलब लीगल कंसर्न रेज करे गए एक कपल के द्वारा सेरोगेसी की लीगैलिटी के ऊपर, और यहां से पता लगता है कि दोबारा से रेगुलेट करने की जरूरत है, जो 2021 में सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे हम। अब सुनो, सबसे पहले राइज ऑफ सेरोगेसी इंडस्ट्री इन इंडिया। 2000 के बाद यहाँ पे आईवीएफ हब बन चुका था, बहुत सस्ते में निपट रही थी, बहुत सारे फॉरनर्स आ रहे थे। पर ये लाइमलाइट में कब आती है स्टोरी? जब एक केस आता है बेबी मांझी यामदा केस, जो 2008 में आया था, जापानीज कपल वाली मैंने आपको स्टोरी बताई। इस केस के बाद से हाईलाइट हुआ कि इंडिया के अंदर फीमेल्स को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए होते थे, क्योंकि जो मीडिएटर होता था उसके पास पैसा आ जा रहा है, वो फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करे जा रहा है। तो ये वाला जब केस आता है तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन शुरू हो जाती है कि सेरोगेसी को लेके हमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आने पड़ेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब आते हैं, सबसे पहली जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था इंडिया, वो था रेगुलेटरी वैक्यूम। इंडिया में ना तो आईवीएफ बैन था, ना तो सेरोगेसी बैन थी, ना तो गवर्नमेंट का कोई ध्यान था उस टाइम पे सेरोगेसी की तरफ। देन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर वीमेन। जो मीडिएटर्स होते थे, जो फॉरनर्स के साथ कनेक्शन बनाए रखते थे कि हम आपको फीमेल प्रोवाइड कर देंगे एज अ सेरोगेट मदर, आप बस पैसे यहाँ पे लेते आओ, तो उनके ऊपर भी कोई चेक नहीं था। पुअर फीमेल जिनकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, सेरोगेट मदर बन के, उनके लिए कोई भी कंपनसेशन नहीं दिए जा रहे थे। ये पोस्ट 2000 का टाइम पीरियड चल रहा है, जब वो 2008 वाला केस नहीं आया है सामने। हेल्थ एंड डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज। ना तो हेल्थ बचा है, ना तो फिजिकली कोई पर्सन यहाँ पे हेल्दी रह सकता है कि आपको जबरदस्ती सेरोगेट मदर बनाया गया हो, ना तो यहाँ पे कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया। मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं थी ओवरऑल, ना तो गवर्नमेंट की, ना तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उनकी किसी की नजर नहीं थी। पर फिर केस आता है 2008 का, विच इज बेबी मांझी यामदा केस। जो जापानीज कपल था, इंडिया आता है, बीच में उनका डाइवोर्स हो जाता है, और सैरोगेट मदर में उन्होंने कंसीव करवा दिया था ऑलरेडी। अब वो जो सैरोगेट मदर थी, उसकी लाइफ तो वहां पे डिस्ट्रॉय कर गई। वो तो पिटीशन रेज कर दी, अगर पिटीशन रेज ना होती, वो ग्लोबल लेवल पे इतना इशू रेज ना होता, तो शायद सैरोगेसी आज भी एक्सप्लॉइट कर रही होती। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट को रियलाइजेशन होती है कि हमें इस केस में एंट्री करने की टाइम आ चुकी है, इंटरवेंशन करने की जरूरत हो चुकी है। अब 2021 के अंदर मल्टीपल एक्ट्स आई, जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अंदर वो रूल्स एंड गाइडलाइंस थी जो आईवीएफ को लेके थी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा। अब आईवीएफ भी मल्टीपल तरीके की होती हैं, जैसे स्पर्म एंड ओवम अगर बाहर जाके फ्यूज करवाए हैं तो गैमेट लेवल पे भी उसको आप पढ़ते हो। कई बार क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वही फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाते, तो उसको डॉक्टर असिस्ट करते हैं और फेलोपियन ट्यूब में ही डायरेक्टली स्पर्म्स को पहुंचा देते हैं। मतलब फीमेल की बॉडी ठीक थी, पर स्पर्म शायद उतनी मोबाइल नहीं थी, तो वो गैमेट वाली कैटेगरी आती है। आपने अभी जो पढ़ी वो जाइगोट वाली कैटेगरी थी, यानी कि मेल एंड फीमेल के जो स्पर्म एंड ओवम थे उनको बाहर निकाला, लेबोरेटरी में उनको फ्यूज करवाया, फिर जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में डलवा दिया। वैसे ही मतलब मल्टीपल टाइप्स होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ये चीज करी जाती है, एम्ब्रियो बाहर बनवाया गया, फिर फीमेल में उसको डाल दिया जाता है। तो ये सारी स्टेजेस आती हैं, उसके हिसाब से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में अगर डॉक्टर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो 2021 में इसको लेके एक एक्ट बन जाता है।
कि कौन स्पर्म्स डोनेट कर सकता है, कौन एग डोनेट कर सकता है, वो सारी चीजें। फिर आता है आपका सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। इसमें जो सैरोगेसी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, कि कमर्शियलाइजेशन ही कर दी है सैरोगेसी की, उसको रोकने के लिए, एक्सप्लॉइटेशन से लेडीज को बचाने के लिए, और वो जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करी जा रही थी उसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशन आती है आपकी सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। और वो जो आपने चौथी फॉर्म पढ़ी सैरोगेसी की, कमर्शियल सैरोगेसी, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। फिर फोकस आता है अल्ट्रिस्टिक फॉर्म ऑफ सैरोगेसी की तरफ, कि अब अगर कोई फीमेल है, वो अगर इंटेंशनली भी चाहती है कि पैसे के लिए मैं एक बार, दो बार, तीन बार मतलब सैरोगेट मदर की तरह अगर रोल प्ले कर लेती हूँ, तो मुझे ठीक ठाक पैसा बन जाएगा, वो चीज यहाँ पे प्रोहिबिट कर दी गई। कोई फाइनेंशियल हेल्प होगी नहीं। आपने जिस दिन सैरोगेसी अटेन करी, उस टाइम से आपको जो भी यहाँ पे मेडिकेशन वगैरह लगती है, फॉलिक एसिड की टेबलेट्स आती हैं, वो सारा कपल प्रोवाइड कर देगा। लमसम अमाउंट ऑफ मनी कपल उसको थ्रू आउट 9 मंथ देगा। और जब डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, तो 3-4 महीने के लिए थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद कोई भी कंपनसेशन यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि जो कमर्शियल फॉर्म ऑफ सैरोगेसी थी, इसमें देखा गया, फॉरेनर केसेस भी आप सुनते हो, कि जो फीमेल्स थी वो बाद में भी पैसे मांग रहे होते थे, स्पेशली उन केसेस में जहां पे सैरोगेट मदर का ही ओवम यूज हुआ होता था। वो बाद में बोल देते थे, क्लेम कर देते थे कि जेनेटिकली तो मेरा है बेबी यहाँ पे। तो वो सारी चीजें कमर्शियल सैरोगेसी में प्रॉब्लम लीड कर रही थी, तो इसको इंडिया के अंदर कर दिया गया पूरी तरह से बैन। इवन फॉरेन में तो अभी भी अलाउड है। आपने देखा होगा, बड़े सारे सेलिब्रिटी हैं जो सैरोगेसी के माध्यम से ही अपने बच्चे कंसीव करवा रहे हैं। तो मल्टीपल, उसके बाद ये राइज भी करा था 2021 का एक्ट। पर खैर, जो इंडियन सेलिब्रिटी था वो फॉरेन कंट्री के अंदर था, तो इस वजह से हम उनको नहीं रोक सकते थे। देन करंट इश्यूज क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो एक कपल आता है और ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी फेस करते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब एक बच्चा इनका है, हेल्दी है, डिसेबल भी नहीं होना चाहिए। अगर पर किसी इंटेंडेड कपल का जो बच्चा था वो डिसेबल था, या ड्यू टू सर्टेन रीजन उसकी डेथ हो जाती है, तो सैरोगेट मदर वो लेके आ सकते हैं कि हमें बच्चा दोबारा से कंसीव करना है। यहाँ पे जो बच्चा था वो बिल्कुल हेल्दी था, पर क्वेश्चन कहाँ पे रेज हुआ, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के ऊपर। उन्होंने डिसाइड करा कि एक और बच्चा कर लेते हैं, पर वहां पे वो इनफर्टाइल निकले। नंबर वन जो कंडीशन है वो क्लियर है। एज ग्रुप वही चल रहा है जो मेंशन करा हुआ है सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर। पर यहाँ पे कंडीशन एक जो मीटअप नहीं कर रही है, वो ये कि एक बच्चा बिल्कुल हेल्दी इनका पैदा हुआ था, तो आप दूसरे बच्चे के लिए कोई सैरोगेट मदर नहीं लेके आ सकते, ये वाली कंडीशन थी। पर इन्होंने जो पिटीशन रेज करी है वो है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी को लेके, और आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में बोला कि राइट टू प्राइवेसी है, और कपल की अपनी मर्जी होती है कि वो कितने बच्चे पैदा करने चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जैसे बीच में जब पिटीशंस आती हैं, बातचीत होती है, तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं लेना देना कि आप घर में कितने बच्चे पैदा करते हो, हमें यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि सैरोगेसी की वजह से फीमेल्स की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुई थी। तो आरटी जो आप बोल रहे हो राइट टू प्राइवेसी, वो ठीक है, ये भी आपकी चॉइस है कि आपको कितने बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, पर हमें यहाँ पे वल्नरेबल जो सेक्शन है उसको भी प्रोटेक्ट करके चलना है। तो हमें तो रेगुलेशन के अंदर स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन डालनी ही पड़ेंगी। तो वो स्टेटमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है। एक और चीज समझो इसी में, अब ये जो सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 है, पूरी डिटेलिंग आपको 4 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी सब क्लॉज 2 के अंदर मिलेगी, जहां पे ये जो डिटेलिंग देखी आपने कि कितनी उम्र है, वो सारी उम्र कहाँ पे मेंशन करी गई है, इसी सेक्शन के अंदर। देन उसके बाद अगर किसी कपल के पास कोई सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं है, या फिर जो अभी वाला बच्चा है, जो एक बच्चा है भी, वो डिसेबल है या किसी इलनेस से सफर कर रहा है, तो उस केस में वो सैरोगेट मदर लेके आ सकते हैं। तो उस केस में अल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी करी जा सकती है। ये कंडीशन मेंशन है ऑलरेडी आपके सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 सेक्शन 4 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी सब क्लॉज 2, इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। एक्सेप्शन दे दी कि अगर एक बच्चा भी है पर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से सफर कर रहा है या फिर डिसेबल है, तो उस केस में सैरोगेट मदर्स लाई जा सकती हैं। अब पिटिशनर का क्या आर्ग्यूमेंट था, पिटिशनर मतलब वो जो कपल बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें बोली। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ये बोलते हैं कि जो आप 2021 में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाला एक्ट लेके आए 2021 का, प्लस जो सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 का है, इसके अंदर इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन करा गया है। वहां पे नंबर नहीं मेंशन करा गया था, पर वहां पे कंडीशन मेंशन कर दी गई थी कि सैरोगेट मदर के लिए भी कंडीशन रहेगी, जो इंटेंडेड कपल है उसके लिए भी कंडीशन रहेगी। मतलब जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, इसको आपने बिल्कुल बंद कर दिया कि यहाँ पे आप सैरोगेट मदर नहीं लेके आ सकते। हम चाहते हैं कि इसमें भी अलाउ करा जाए। अगली जो स्टेटमेंट थी वो है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को लेके, कि हमारे पास आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। पुट्टा स्वामी वर्सेस जो यूनियन का केस आता है 2017 में, उसमें बोल दिया राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी चॉइस है हम कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं।
कोर्ट ने यही बोला कि आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, पर यहाँ पे जो सैरोगेसी कंडक्ट करी जाएगी दैट इज वायबल फॉर ओनली वन किड। एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते हो सैरोगेट मदर के थ्रू। अगेन वो जो थीम है उसको बैक एंड पे रखना है कि यहाँ पे मेन फोकस था प्रोटेक्शन के ऊपर। वो जो एक्सप्लॉइटेशन चल रही थी, वो जो कमर्शियलाइजेशन चल रही थी, ये सवाल बन सकता है मेंस के अंदर, इसको ध्यान से समझना। अब गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट आया, गवर्नमेंट ने भी तो कुछ बोलना था क्योंकि लॉ तो वही लेके आए हैं लेजिस्लेचर से। पेरेंटहुड वर्सेस मेथड। सबसे पहले जो पॉइंट बोला कि सबके पास राइट टू पेरेंटहुड है, अगेन आर्टिकल नंबर 21। पर पेरेंट किस माध्यम से बच्चे को यहाँ पे पैदा कर रहे हैं, वो मेथड और जो पेरेंटहुड है उसके बीच की एक डिबेट आ जाती है। अगर तो आप एआरटी है उसी का यूज कर रहे हो तब तो ठीक है। यहाँ पे मान लो जो मेल था, मान लो इन केस उसके स्पर्म्स के अंदर मोबिलिटी नहीं बची थी, तो फीमेल के अंदर एआरटी के जरिए वो डाली जा सकती है। पर यहाँ पे जो डिमांड रेज कर रही है, आप बोल रहे हो कि सैरोगेट मदर हमको चाहिए दूसरे बेबी के लिए, वो चीज यहाँ पे अलाउ नहीं होती हमारे एक्ट के माध्यम से। तो पहला पेरेंटहुड वर्सेस मेथड। मेथड एआरटी यूज कर रहे हो चल जाएगा, पर अगर आप बोल रहे हो सैरोगेट मदर लेके आनी है, वो नहीं चलेगा। उम्र एआरटी में भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी एज कहाँ पे लाई कर रही है, वही वाली एज है जो सैरोगेसी के अंदर आपने देखा था। देन प्रोसेस बेस्ड रेगुलेशन है कि जो हमारी रेगुलेशन है वो मेडिकल प्रोसेस के हिसाब से। प्रैक्टिशनर से हमने पूछा था कि बॉडी कब वायबल होती है। वैसे तो बड़ी सारी फीमेल्स की आपने केस स्टडी पढ़ी होगी कि एट द एज ऑफ 60 उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बर्थ दे दिया, पर सबकी बॉडी सेम एक्ट नहीं करती है, तो रेगुलेशन तो बनानी पड़ती है। एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे सैरोगेसी को लिमिट करना था, हम बच्चों के नंबर को रिड्यूस नहीं कर रहे। चाइना की तरह एक कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी है हमारी की दो बोले तो दो ही करने हैं, एक बोला तो एक ही करना है, तीन बोले तीन ही करने हैं, नहीं तो आपको ना तो गवर्नमेंट हेल्प मिलेगी कोई, जो स्कीम वहां पे चलाई जाती थी। इंडिया में सिर्फ कैंपेन चली थी, हम दो हमारे दो, कि दो ही बच्चे पैदा करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं, पर वो कैंपेन थी, कोई बाइंडिंग वो चीज नहीं डाल दी गई थी लोगों के ऊपर कि सिर्फ दो ही करने हैं। क्योंकि इंडिया में तो पैटर्न है, जब तक लड़कियां होती रहती हैं तो लड़के का नंबर नहीं आता तो उतने ही बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं। पहले था, अब तो चलो थोड़े ओपन माइंडेड हो चुके हैं। अब वो सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा क्यों लाया जाता है, वो पेरेंट्स को इसी चीज को एनकरेज करने के लिए कि वो एक भी बच्चा करेंगे वो भी सफिशियंट है, ठीक है, तो वही चीजें होती हैं। नाउ ये तो गवर्नमेंट का आ गया, उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट करी। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बोला जैसे ही गवर्नमेंट ने ये वाली बात करी ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि रीजन के साथ हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है सैरोगेट मदर्स के लिए, तो यहीं से जो जजेस वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने भी बोल दिया कि जो गवर्नमेंट ने बोला कि हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे मेन जो मुद्दा था वो वल्नरेबल वुमेन को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने का था। तो वो जो सोल है उसको समझो, यहाँ पे एआरटी को लेके कोई नहीं क्वेश्चन मार्क उठा रहा, आप बोल रहे हो सैरोगेट मदर, उस चीज को समझो, ये चीज यहाँ पे बोली। देन मैटर अंडर एग्जामिनेशन, अभी बड़ी सारी चीजें देखी जाएंगी कि क्या ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी अगर आती है तो वहां पे सैरोगेट मदर को अलाउ करना है या नहीं करना है, उसके लिए प्रॉपर फिर जजमेंट ही आएगी, वो देखेंगे बाद में। और डायल्यूशन क्या क्या करी गई है रूल्स के अंदर, तो एज लिमिट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया था कि बहुत कम एज है, इससे ज्यादा भी वायबल हो सकती है, पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के हिसाब से वो चीजें उस एज ग्रुप तक अगर करी जाएं तो कंसीव ज्यादा बेटर हो सकता है। अब देखो 2021 का टाइम पीरियड था, अब मैंने आपको एक केस स्टडी बताई कि वो 2019 से ट्राई कर रहे थे, पर 22 में जाके वो सक्सेसफुल हुए थे। अब यहाँ पे एक और पिटीशन रेज हुई थी 2021 में, जब ये एक्ट आते हैं, इसमें बोला कई जो लोग हैं वो पहले सिंगल थे, उन्होंने अपने ओवम और स्पर्म, आजकल ट्रेंड चल रखा है ये कि फ्रीज करवा लिए जाते हैं, कि जब शादी करनी होगी तो उसको फिर अनफ्रोज करवा लेंगे और कंसीव कर लेंगे वाया आईवीएफ। तो अब इन्होंने बोला कि 2021 में आप ऐसा एक्ट ले आए, अगर हम बच्चा बाद में चाहेंगे और हमने ऑलरेडी अपने स्पर्म एंड ओवम फ्रोज यहाँ पे करवा रखे थे -194 डिग्री सेल्सियस, क्रायो प्रिजर्वेशन, याद है वो क्रायो प्रिजर्वेशन, लो टेम्परेचर के ऊपर जब भी आप कोई चीज स्टोर करते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इन लोगों को बोला गया हमारे कोर्ट के एंड से कि अब देखो आपने 21 से पहले वो चीज सबमिट करवा दी थी, अपने जो स्पर्म एंड ओवम है उनको पहले आपने फ्रीज करवा दिया था, तो आप उनको यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप सैरोगेट मदर भी ले सकते हो इन केस कल को इनफर्टिलिटी रेज होती है। पर ये 21 से पहले वालों को बोला है, 21 के बाद अगर किसी ने करे है तो उनके लिए ये चीज नहीं लागू होगी, पहले वालों के लिए सिर्फ। थोड़ा सा लगा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी इसकी, कोई ऐसा जिसको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया? तीन आर्ग्यूमेंट थे इसमें, एक पिटिशनर के बिहाफ पे था, एक गवर्नमेंट के बिहाफ पे और तीसरा कोर्ट के बिहाफ पे था। पिटिशनर बोलते हैं कि अलाउ करना चाहिए सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी। जो गवर्नमेंट का बिहाफ है उन्होंने बोला कि हमारा ये पर्पस है ही नहीं सैरोगेसी को लेके, हमारा पर्पस है वो जो एक्सप्लॉइटेशन बाद में होती है कमर्शियलाइजेशन के जरिए उसको रोकने का है। कहीं तो कपल बनने का प्रिटेंड भी करते हैं, तो वो चीजें अवॉइड हो, इसी वजह से ये रेगुलेशन लाई गई। देन आता है कोर्ट का यहाँ पे इंटरवेंशन, जिन्होंने बोला कि ये जो
रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, दैट इज रीजनेबल। हमने यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए लगा रखी है। देन दूसरी जो बात बोली कि दोबारा से एग्जामिन करेंगे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए, एंड तीसरी जो बोली उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से ही फ्रीजिंग करवा रखी है अपने स्पर्म या ओवम की, वो बाद में कर सकते हैं, कि उन्होंने रखा ही इस वजह से था कि हमें कल को सैरोगेट मदर अगर चाहिए होगी तो वहां पे हम फ्यूजन करवा देंगे। नहीं, 21 के बाद फ्रीजिंग करवा सकते हो, पर एज ग्रुप वो चलेगा जो रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर बोला हुआ है, उसी के विद इन आपको सैरोगेट मदर मिल सकती है। कंडीशन भी बताई है इनफर्टाइल, अगर इनफर्टिलिटी होगी तभी सैरोगेट मदर आएंगी, अदरवाइज एआरटी वहां पे अवेलेबल है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। लग गया थोड़ा आइडिया? कोई ऐसा जिसको नहीं लगा अभी भी? वैसे मैंने इजी करके ट्राई करा इसको बताने का। रिस्क में हो ड्यूरिंग बर्थ गिविंग या डेथ और पेनल्टी है नहीं हर्षदीप, कोई पेनल्टी इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि पहले ही आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि फीमेल जो सैरोगेट मदर है क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कोई अननोन सर्कमस्टांस हो जाता है तो उसमें तो फिर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी कि कहीं इंटेंडेड कपल का ही कोई इंटेंशन गलत तो नहीं था, तो वो चीज चेक करी जाएगी। सैरोगेट मदर को सी सेक्शन करवाना पड़ेगा तो उसका खर्चा कौन देगा? तो फिर कपल देगा हर्षदीप, उसमें कपल ही देंगे। डिलीवरी के इवन 3 मंथ्स के बाद भी जब तक बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है तब तक खर्चा करेगा जो इंटेंडेड कपल था। मैम, अबाउट इफ सैरोगेट मदर इज नॉट गिविंग चाइल्ड टू इंटेंडिंग मदर, उसके लिए वो वही तो बोला, एल्ट्यूरिस्टिक फॉर्म ऑफ सैरोगेसी है। अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप सैरोगेट मदर एक बार आप बन गए तो उसके बाद आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको वो बेबी देना ही पड़ेगा, क्योंकि जेनेटिकली वो इंटेंडेड कपल का ही है। तो यहाँ पे पूरा नोटरी जाना पड़ता है, वहां पे स्टैंपिंग लगती है कि ये बाद में इंटेंशन ये नहीं रख सकते कि हमें अब ये बच्चा चाहिए, सैरोगेट मदर नहीं बोल सकती। इफ कपल ने पिटीशन डाला था उनके फर्स्ट चाइल्ड की डेथ होगी, नहीं नहीं अपूर्व, फर्स्ट बच्चा बिल्कुल सही है जिन्होंने पिटीशन डाली है, पर जब दूसरा बच्चा करने लगे तो वहां पे इनफर्टिलिटी आ गई है, ड्यू टू सर्टेन रीजन वो फ्यूजन नहीं हो पा रही, तो उन्होंने डिसाइड करा कि सैरोगेट मदर ही ले आते हैं, तो सैरोगेट मदर के लिए अप्रूवल नहीं मिला। फर्स्ट बेबी इज हेल्दी, और जो सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 है वो डिनाई करता है कि अगर पहला बच्चा हेल्दी है तो आप सैरोगेट मदर नहीं लेके आ सकते, तो उसमें वो प्रोविजन अलाउड नहीं है। लग गया ना थोड़ा आइडिया अब? तो मेन पर्पस इसका समझना था आपने, बाकी तो बेसिक सी चीजें लिखी हैं। लार्जर डिबेट है, लॉ का इंटेंट क्या है, इंटेंशन को समझो, देन ये रेगुलेशन क्यों लाए गए हैं उस चीज को समझो, और डिफरेंशिएशन है प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर। तो ये जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे भी अगेन जो इंटेंट था उसी को समझने की जरूरत है, क्यों एक ही बच्चे को बोला गया है, क्योंकि सैरोगेट मदर की भी अपनी लाइफ है, और ऊपर से अब एल्ट्यूरिस्टिक फॉर्म आपने अलाउ कर दी है, यानी कि वो जो सैरोगेट मदर होगी वो आपके आसपास से ही होगी, या तो रिश्तेदार हो सकती है, कोई क्लोज फ्रेंड है, अगर वो रेडी हो जाती है, और वो भी लेके आना बहुत ज्यादा टफ है। आपने केस स्टडीज पढ़ी होंगी, कई बार जो कपल था, लड़की की मदर ने भी एक बार बेबी को कंसीव करा था, क्योंकि वो उस एज ग्रुप में भी लाई कर रही थी, तो उसको अलाउ कर दिया गया कि आप कंसीव कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करोगे।